हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमें बहुत अंदर की बातों को जानने में मदद करेगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपको पता है कि जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ पे रात को जब ठंडी होती है तो वहाँ के पाइपलाइंस क्यों फट जाते हैं? क्या आपको ये पता है कि रात को जो कोल्ड की वजह से जो हमारे क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? या फिर क्या आपको नॉर्मली ये आपने देखा होगा कि आपको ये पता है कि जो बर्फ होता है वो हमेशा पानी के ऊपर के लेयर में क्यों होता है और नीचे मछलियों का पार्टी क्यों चल रहा होता है? चलिए आज जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं हीट की। तो जो हीट है आज जो कि हम एक टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं, तो इनके अंदर 3 सब टॉपिक्स आते हैं। एक तो आ जाएगा हमारा हीट एंड टेम्परेचर, और दूसरा आ जाएगा थर्मल एक्सपेंशन, देन आ जाएगा कैलोरीमेट्री। तीनों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले हम हीट एंड टेम्परेचर को शुरू करते हैं। तो हीट के बारे में तो आपको बहुत इजीली पता होगा। पहले तो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9-10 में पढ़ा है कि हीट क्या होता है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट। पर हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हीट और वर्क बेसिकली यूज होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में। किस में यूज होते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में। तो हीट भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक आता है, और वर्क में भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। पर इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है दैट इज कि हीट जो है वो नॉन मैकेनिकल है, इसमें हाथ लगाना नहीं पड़ता, और वर्क जो है दैट इज मैकेनिकल। तो बेसिकली उसमें हमें फोर्स देना पड़ता है ताकि वो आगे जाए एंड ऑल। उसके बाद हम आ जाते हैं कि टेम्परेचर के बारे में क्या है। मैं पहले आपको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक्चुअली में टॉपिक है क्या हमारा। तो टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, जो कि एक कंटेनर में है या कहीं भी है। पर अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो ये बस काइनेटिक वर्ड जो है ना, ये बस आइडियल गैसेस के लिए है। तो अगर हम टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल बोलें तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे कि ये देखिए, ये एक कंटेनर है जिसमें 80 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, और दूसरा कंटेनर है जहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर तक, ज़्यादा टेम्परेचर से छोटे टेम्परेचर तक। दोनों का बैलेंस करके एक जो एवरेज बैलेंस होगा, जो एक एवरेज टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर में लाके छोड़ देगा। फिर हम बात करते हैं थर्मोमेट्री की, या थर्मोमीटर एक जैसा लगता है मुझे, तो थर्मोमेट्री की बात करें तो ये क्या होता है? ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना, उसको करता है। क्या करता है? इससे हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर की। जैसे कि हम बात करें तो आइस स्टेज जो होता है सेल्सियस में, वो 0 डिग्री पे आता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम होता है। वैसे ही अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो 32 पे उसका आइस होता है, और 212 में उसका जो स्टीम वाला होता है वो होता है। फिर केल्विन की बात करें तो 273 पे होता है आइस स्टेज, और जो स्टीम स्टेट होता है वो होता है 373 पे। इसको मैं विजुअलाइज करने के लिए क्या करता हूँ, ये जो हमारा डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये जो टेबल हमने पढ़ा कि लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें क्या है एक्चुअली, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस टेबल से देखिए कि हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे मैंने सेल्सियस स्केल ले लिया और यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल ले लिया। तो सेल्सियस का जो 0 पे होता था वही फ़ारेनहाइट का 32 पे हुआ। तो ये एक ऐसा, पहले ये 32 से ऐसे आ जाएगा इधर, और जब इसका 100 हुआ तो यहाँ 272 हो रहा है। तो ये जो लंबा कार है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसका डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, तो ये जो साइड हो गए, ये जो ट्राइंगल 2 फॉर्म हो गए, ये लेट दिस ट्राइंगल बी ए, और ये बड़ा सा ट्राइंगल जो है दिस ट्राइंगल इज बी। तो ये क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनके साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इनको कि f-32 यानी कि ये वाला f-32 बाय 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू c माइनस जीरो बाय 100 माइनस 0। इसको इक्वेट कर सकते हैं हम। इसको इक्वेट करने के बाद हमें मिल रहा है f-32 बाय 180 इज इक्वल्स टू c बाय 100। अगर हम इसको और इक्वेट करें तो हमें वो हमारा प्रोमिनेंट फार्मूला जो है वो मिल जाएगा। आपने पढ़ा होगा c इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। यही तो था ना। फिर हम बात करते हैं कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग हम दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे निकालें। अब सोचिए कि कोई और सा क्वांटिटी आ गया मेरे पास, जिसमें कि मैं इसको
लाइट थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, हाँ। तो जिसमें कि मैं इसको देख सकता हूँ। तो बेसिकली इसका जो एक फॉर्मूला है दैट इज़ कि रीडिंग जो है हमारा सेल्सियस या फिर केल्विन जो भी है, तो यहाँ पे सेल्सियस या केल्विन रख देंगे, माइनस उसका आइस पॉइंट रख देंगे। जैसे सेल्सियस के लिए उसका आइस पॉइंट कितना था, 0 पे होता था, ऐसे ही फ़ारेनहाइट के लिए कितना है, 32, ऐसे ही। और नीचे स्ट्रीम रख देंगे और फिर माइनस उसका आइस पॉइंट कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा वो कांस्टेंट ही आएगा। जैसे यहाँ पे आया था, इन दोनों का वैल्यू सेम आया था ना। अभी अगर हमें सेल्सियस का वैल्यू दे दिया तो हम फ़ारेनहाइट आराम से निकाल सकते हैं, कितना फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर मैं टोटल टेबल की बात करूं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, जो हमारे तीन मेजरमेंट के क्वांटिटीज़ हैं, तो इन दोनों में जो रिलेशन था वो तो हमने निकाल दिया कि सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9, फ़ारेनहाइट -32। फिर अगर मैं बात करूं कि सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन आएगा, सेल्सियस और केल्विन में जो रिलेशन आएगा वो तो और भी ईजी है इन सबसे। C प्लस 273 इज इक्वल्स टू के, क्योंकि देखिए ये 373 माइनस इतना इज इक्वल्स टू ये 100 हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, C माइनस 0 इज इक्वल्स टू के माइनस 273, के इज इक्वल्स टू C प्लस 273। फिर आ जाते हैं हम रूमैन स्केल के ऊपर। रूमैन स्केल एक ऐसा है कि ये सोचे कोई और सा स्केल है, जैसे केल्विन एक स्केल था, जैसे फ़ारेनहाइट एक स्केल था, जैसे सेल्सियस एक स्केल था, ऐसे ही रूमैन स्केल सोचिए अलग सा एक स्केल है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हम सोचते हैं कि रूमैन स्केल एक ऐसा स्केल है जिसका जो आइस पॉइंट है वो 0 डिग्री पे आ रहा है, 0 डिग्री आर, इसका ले लेते हैं, इसका यूनिट आर, 0 डिग्री आर पे आ रहा है, और जो स्टीम पॉइंट है वो है 80 डिग्री पे। तो अभी हमने पूछा है कि अगर 80 डिग्री पे उसका स्टीम पॉइंट आ रहा है और 0 डिग्री पे उसका आइस पॉइंट आ रहा है, तो अब जो उसका वैल्यू है, जो उसका उसका जो ओरिजिनल वैल्यू आएगा सेल्सियस के रेस्पेक्ट में, बेसिकली सेल्सियस अगर हम लोग कोई भी सेल्सियस ले लेते हैं, लेट से 40 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका कितना वैल्यू आएगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए, वैल्यू ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस यहाँ पे 20 डिग्री बोला है इन टर्म ऑफ डिग्री आर। तो इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा वे था आपको ये सब बताने का, हाँ। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे ना, कि जैसे हमारा फॉर्मूला था उसी को हम इक्वेट कर देंगे। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ गया, ये रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बाय स्टीम माइनस आइस पॉइंट, तो यहाँ सेल्सियस में लगा लेते हैं। सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट कितना होता है, 0 बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ इसका कितना है, R माइनस 0 है, पर यहाँ कितना है 80 माइनस 0। अगर मैं C का तो हमें दिया है, तो C का वैल्यू मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 20/100 इज इक्वल्स टू R/80, राइट। अब देखिए 0 0 कट गया, 25, यानी कि 1/5 इज इक्वल्स टू R/80। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, आई गेस। देखिए ये 80 इधर आया, इधर आके 5 से कटा, 5 1 जा, फिर 5 3 जा 30, हाँ, R इज इक्वल्स टू 16। फिर हम एक नए क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर हमें सोचिए, इफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा T इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट के स्केल में कितना होगा। जैसे केल्विन का अगर सोचें हम, तो जितना सेल्सियस में चेंज होता था उतना ही केल्विन में चेंज होता था, पर फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट एक सेल्सियस का 0 डिग्री पे केल्विन का जो था वो 273 डिग्री था, और जब सेल्सियस 100 डिग्री हो जाता था तो केल्विन भी उसका 100 गुना ही, प्लस उसका 100 ही हो जाता था, यानी कि 373 केल्विन। तो उन दोनों का जो डिफरेंस था, जो उनका लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में, वो सेम था। पर अभी फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो देखिए सेम नहीं है। यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है 32 से, एंड हो रहा है 212 में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 100 डिग्री। तो हाईएस्ट और लोएस्ट में इन दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये एक टेम्परेचर बढ़ा तो वो एक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर ये 100 डिग्री बढ़ा तो इसको 180 डिग्री बढ़ना पड़ रहा है। तो सोचिए अगर ये 1 डिग्री बढ़ा तो इसको 1.8 डिग्री बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको अगर 30 डिग्री बढ़ाएं तो ये कैसा हो जाएगा, 1.8 इंटू 30, राइट। इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए, इसको 18 इंटू 3 हो जाएगा, एंड 3 8 जा 8 3 जा 24, 4 2 3 1 जा 3 5 3 1 जा 3 या, एंड 4 5 54 5। तो अब हम बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है भाई, थर्मल मतलब
जो गर्मी देते हैं तब जो कुछ मेटल्स होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंस होते हैं जो उनका लेंथ बढ़ जाता है, उनका जो एक्सपांड हो जाता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है उनके मॉलिक्यूल का। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने हीट दिया, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। यहाँ देखते हैं ये हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, एंड दिस इज ऑल्सो ए मॉलिक्यूल। जब हमने हीट दिया तो इन दोनों के, इन सब के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था वो टूटने लगा, टूट के एक्सपांड होने लगे, बड़े होने लगे। इसको जब डेल्टी प्लस डेल्टी का मतलब यही है कि मैंने जो टेम्परेचर चेंज किया, इंक्रीज किया बेसिकली, तो वो दूर जाने लगे और दूर जाने लगे, तो इन सबका ओवरऑल साइज बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हमें पता है। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली यही डिपिक्ट करता है कि एक प्रॉपर एनर्जी में ना एक प्रॉपर लेंथ होता है जिसमें ये लोग रहते हैं। मतलब जब हम एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे, हीट को जब इंक्रीज करते जाएंगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उनका लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के साथ। पर जब ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे हम हीट को, तब वो और इंक्रीज करना बंद कर देगा, क्योंकि वो एक लिमिट तक होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर मैंने एनर्जी को -5 रखा तो यहाँ 2 रेडियस मिल रहे हैं हमें, एक ये और एक ये। पर क्या ये दोनों सिमेट्रिकल हैं? नहीं है, नहीं। आराम से देखिए, ये अच्छे से देखिए, ये सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों के स्लोप भी अलग हैं, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा? इन दोनों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा, कहीं पे यहीं पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है। हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, लीनियर एक्सपेंशन मतलब 1D एक्सपेंशन, एक डायमेंशन में एक्सपेंशन होगा। सोचिए एक रॉड का एक्सपेंशन हो रहा है, उसको मैंने प्लस डेल्टा टी दिया, तो वो क्या, ये L0 उसका लेंथ था प्लस डेल्टा L उस पर ऐड हुआ, दोनों मिल के क्या हुए, टोटल लेंथ, नया लेंथ जो है दैट इज L। तो इससे हमें ये पता चला कि डेल्टा L जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, एज वेल एज डेल्टा L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 भी है। तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू L0 अल्फा डेल्टा टी, हमें ये रिलेशन मिला इन सबसे कंक्लूड करके ये मिला। अब अल्फा क्या है? अल्फा जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब एक ऐसा, ये एक प्रॉपर्टी होता है बेसिकली वो मैटर का, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली उसका लेंथ बढ़ता है एक एक्सटेंट तक। सो अल्फा डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, देन अल्फा इज इक्वल्स टू, देखिए ये फॉर्मूला को ही यहाँ पे अलग फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू L0 इधर आ जाएगा बाय में, और डेल्टा टी भी इधर आ जाएगा, तो डेल्टा L बाय L0 डेल्टा टी। फिर हम आ जाते हैं एरिया एक्सपेंशन के ऊपर। तो बेसिकली ये लर्न करना है आपको। तो जो नया लेंथ मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू L प्लस डेल्टा L, L0 प्लस डेल्टा L। तो L0 जो था L0 प्लस डेल्टा L का क्या वैल्यू है, L0 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ आप सीधा लिख सकते हैं कि L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दैट्स इट। ये एक नॉर्मल डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है हमें एक एक बार नहीं, हर जगह हमें मिल जाएगा। फिर एरिया एक्सपेंशन की बात करते हैं। एरिया एक्सपेंशन में अल्फा नहीं आता, बीटा आता है। बीटा क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है। वो जैसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, ये कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, और इसका वैल्यू होता है 2 अल्फा। और वो कैसे होता है मैं बताऊंगा, वेट। तो जो डेल्टा ए है, जैसे वहां पे था डेल्टा L इज इक्वल्स टू क्या था, L0 अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही ए का होगा A0, जो पहले से एरिया है, A0 मतलब इनिशियल एरिया, A0 बीटा डेल्टा टी। अब बीटा का जो वैल्यू है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अब बीटा का वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए, हमें पता है कि A इज इक्वल्स टू, ये L स्क्वायर है, हाँ, A इज इक्वल्स टू L स्क्वायर होता है। तो जो DA है, यानी कि जो स्मॉल चेंज इन A है, दैट इज इक्वल्स टू 2L DL, पढ़ा है हमने पहले से ही। तो DA का फॉर्मूला तो वही होगा जो DL का था, तो दैट इज लाइक A0 बीटा डेल्टा थी, और यहाँ पे आ गया 2L इंटू L अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि DL का फॉर्मूला होगा वो। तो अभी देखिए L0 कट, L स्क्वायर कट गया, dt कट गया, हमें क्या मिला, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। ये यहाँ से प्रूव हो गया। ऐसे ही हम सबका प्रूव कर सकते हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि 3 डायमेंशन का होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, उसमें भी ये प्रूव हो जाता है। तो ये देखिए आ गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ जो है टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेंथ तो इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसको अगर आप दिमाग में सोचें अच्छे से तो ये हमें दिख भी जाएगा कि जब ये सोचिए एक रॉड है, 1 डायमेंशन रॉड, जब ये इंक्रीज होगा तो इसका लेंथ ऐसे बढ़ेगा ना, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा।
पर जब हम जैसे कि एक बोर्ड को लें या कोई भी ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट इसको, तो इसका क्या ये लेंथ भी बढ़ रहा है, ऊपर से ये लेंथ भी बढ़ रहा है, तो 2 डायमेंशन में बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2 डायमेंशनल। बेसिकली ये तो 3D है, इसका तो इस साइड भी बढ़ेगा। तो हाँ, तो इसका जो था dv इज इक्वल्स टू वी नॉट, यहाँ पे बीटा नहीं आएगा, गामा आ जाएगा, गामा डेल्टा टी। अब गामा जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब एक ग्राफ देखते हैं, ये वही ग्राफ है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तक ना बढ़ता है। तो जब एट लोअर टेम्परेचर गामा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गामा जब बढ़ता है उसके साथ साथ ही लेंथ भी बढ़ता है। पर एट हायर टेम्परेचर जैसे कि 500 केल्विन, एट हायर टेम्परेचर गामा टेम्परेचर बढ़ेगा फिर भी, बट सॉरी ये टेम्परेचर के साथ था, हाँ टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ भी बढ़ता है। पर जब हायर टेम्परेचर आ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर भी लेंथ कांस्टेंट रहता है, सिर्फ एक एक्सटेंट तक बढ़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप 0 हो चुका है, मतलब यहाँ और वो नहीं बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमें गामा को टी के रेस्पेक्ट में दे, जैसे कि गामा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी वी इज इक्वल्स टू हमें पता है वी नॉट वाई डी टी। अब दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर लेने के बाद यहाँ भी हो जाएगा, भी इज इक्वल्स टू वी नॉट, इसका वैल्यू लगा देंगे। अगर सोचे 20 से 30 बोला है तो 20 से 30 लगा देना, और गामा का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू वी नॉट तो कॉन्स्टेंट है वो आगे आ जाएगा 20 to 30, और गामा का वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 2 डी टी। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें एक क्वेश्चन मिला है यहाँ पे, फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके रेस्पेक्ट में हमें ये दिया है पी वी आर एंड टी के रेस्पेक्ट में हमें लिखना है। इसका जो ऑप्शंस हैं दैट इज 1/PV, 1/V, 1/T, 1/P। तो चलिए मैं टाइम देता हूँ 3 सेकंड, पॉज करके आप एक बार ट्राई कर लीजिए। हो गया, चलिए अब हम करते हैं, पॉज करने का टाइम मिल गया होगा, पॉज कर लिया होगा। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हमें पता है, और दिस इम्प्लाइज पी डी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी डी टी, आई मीन एन आर डी टी, ये हम लिख सकते हैं। फिर इसको मैं डी वी का जो वैल्यू था हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज वी नॉट ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी, डी टी कट गया, इधर हमें ये मिल गया कि पी वी नॉट ये गामा इज इक्वल्स टू एन आर। तो हम यहाँ गामा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एन आर बाय पी वी, पी वी वही होता है पी वी नॉट पी वी, क्योंकि इनिशियल ये चेंज नहीं होगा। पी वी इज इक्वल्स टू फिर एन आर टी होता है, तो इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन एन आर टी, और एन आर कट गया दैट इज इक्वल्स टू 1/r। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फिर हम आ जाते हैं एनामलस एक्सपेंशन के ऊपर। एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, बेसिकली वाटर ना कुछ अलग सा बिहेवियर करता है। एनामलस मतलब स्ट्रेंज, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या आपको पता है कि वाटर एक लेवल तक उसका डेंसिटी जो होता है ना वो घटते जाता है एक टेम्परेचर तक। जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं हम टेम्परेचर कम करते हैं, तो जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो सॉलिड जो है वो बेसिकली उसका क्या हो रहा है, उसका जो डेंसिटी है वो बढ़ रहा है, आई मीन घट रहा है। तो उसका जो डेंसिटी है एक लेवल तक घटता है और एकदम ठोस जिसको कहते हैं हम वो बन जाएगा। उसका वॉल्यूम जो है वो सबसे कम एक जगह पे रहेगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ उसका जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट रहेगा, पर उससे जब नीचे आते हैं तो डेंसिटी फिर गिरने लगता है और वॉल्यूम बढ़ने लगता है, यह होता है। तो अगर हम इसकी बात करें अच्छे से तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि वाटर जो है ना वो अगर हम 10 डिग्री से 0 डिग्री तक लेके आएँ तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा डेंस होगा, उसका जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होगा। फिर जब उसको नीचे ले आएंगे उसका वॉल्यूम फिर इंक्रीज होते जाएगा। इस ग्राफ से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे हमने 10 डिग्री सेल्सियस से जब इधर लेते आए
4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम सबसे कम था। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम घट रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा था। पर जब हमने इसको और पीछे ले आया 0 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, तब इसका वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो गया। और इसी वजह से ना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ऐसे कोल्ड कंट्रीज़ में क्यों होता है कि पाइप्स फट जाते हैं ज़्यादा ठंडी होने के बाद, क्योंकि ज़्यादा ठंडी जब होता है 4 डिग्री सेल्सियस से जब 0 डिग्री तक आ जाता है, तब उसका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, सॉरी डेंसिटी जो है डिक्रीज करता है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली पाइप्स को एक्सटर्नल प्रेशर देगा और पाइप फट जाते हैं। फिर इसी वजह से रात को जो क्रॉप्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर इसी वजह से आइस का जो ऊपर का लेयर होता है ना, सिर्फ वही ऐसा होता है। देखिए इसमें ये समझने की बात है। सोचिए ये पॉन्ड है, यहाँ है, तो यहाँ जो ऊपर का लेयर है, इसके टेम्परेचर के हिसाब से ये लोग आते जाएंगे, 4 डिग्री है प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर जो हैं जब ये और कम हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो ऊपर के लेयर हैं वो क्या होंगे, उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा। जब डेंसिटी घट जाएगा तो क्या होगा, वो लोग लाइटर हो जाएंगे, ऑब्वियसली उनका मास भी घटेगा, डेंसिटी घटेगा। तो जब उनका मास घट रहा है तो वो लोग ऊपर चले जाएंगे, ऐसे ही ऊपर चले गए होंगे, और फिर जब ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देंगे वो लोग, और फिर वो लोग स्टेट चेंज कर देंगे अपना, तब ऊपर एक प्रॉपर क्रिस्टल लेयर फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी डाईमेट्रिक स्ट्रिप होती है, डाईमेट्रिक स्ट्रिप यानी कि एक ऐसा स्ट्रिप जो 2 मटेरियल से बिन के बना हो, और जो दोनों मटेरियल हैं उनके अल्फ़ा का वैल्यू बहुत अलग अलग हो, जैसे कि α2 बड़ा है α1 से इस केस में। तो यहाँ क्या होता है, जब हम इसको हीट देते हैं तो इन दोनों को हम जब सोल्डर कर देते हैं, यानी कि जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे एकदम टाइटली, इन दोनों के एंड को बीच में भी हर जगह सोल्डिंग करके जोड़ दिए, या फिर ग्लू इतना स्ट्रॉन्ग लगा दिए कि जुड़ गया, और ऐसा कुछ हो गया कि ये दोनों टूट ही ना पाए एक दूसरे से, इन दोनों का जो कांटेक्ट है वो लूज ही ना हो, तो क्या होता है, जो जिसका अल्फा ज़्यादा होता है ना वो बैंड कर जाता है। ऑब्वियसली उसका अल्फा ज़्यादा है, मतलब उसका लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा जब हीट देंगे, तो इसका लेंथ तो ज़्यादा बढ़ेगा L1 सोचिए, और इसका लेंथ जो है वो तो कम बढ़ेगा, लेट्स से L2। तो क्या होता है, ये जो जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जिसका अल्फ़ा कम है वो छोटा रह जाएगा। तो ये लोग ऐसे बैंड शेप ले लेते हैं, ऐसे एक आर्क बना देते हैं। तो यहाँ से हमें ये जानने को मिलता है कि जब हम हीट दिए तो ये ऐसा बन गया। अब देखिए ये बीच में एक एंगल फॉर्म करेंगे थीटा, जो थीटा फॉर्म करेंगे, तो यहाँ से जो यहाँ तक का लेंथ है, लेट से इसको R लेते हैं, और जो ये लेंथ है दिस इज X। तो जो L1 है, जो L1 है, तो उसके लिए जो वैल्यू होगा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वो जो आर्क होगा इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस, यानी कि ये थीटा इंटू आर। पर जब L2 के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर प्लस एक्स, सॉरी ये L है, हाँ L2 इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर प्लस एक्स, क्योंकि x इंक्रीज भी तो क्या है, x जो लेंथ वो लोग के डिफरेंस भी तो है। तो ये देखिए इसके हिसाब से हमें मिल जाएगा r प्लस एक्स इंटू थीटा, और ये r थीटा। फिर जब हम L2 और L1 की एक और रिलेशन के बारे में बात करें, तो L2 का लेंथ जो इंक्रीज होगा वो इस कंडीशन से भी होगा कि उसका जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो क्या है, तो L2 इज इक्वल्स टू L0 अल्फ़ा2 डेल्टा टी, और L1 इज इक्वल्स टू L0 अल्फ़ा1 डेल्टा टी। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि L2 बाई L1 इज इक्वल्स टू R प्लस डी बाई आर, ये उनका रिलेशन है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं देख लेता हूँ एक बार, और कुछ नहीं, और शायद कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हाँ, इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये ऐसा हो सकता है कि L2 बाई L1 दैट इज इक्वल्स टू आर बाई, की तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, α2 बाई α1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई आर, लिख सकते हैं इसको, आर को मैंने कॉमन ले आया, हाँ तो डिनोमीटर में रख दिया, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस डी बाई आर हो जाएगा। तो उसके बाद d बाई आर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं α2 माइनस α1 बाई α1 दैट इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू d α1 बाई α2 माइनस α1, ये उसका कंक्लूजन बन सकता है। अब देखते हैं डिफेक्ट एंड फॉल्ट इन मैकेनिकल स्केल, सॉरी मेटालिक स्केल मतलब जो मेटल से बना है वो। तो अब मैं इसकी कर बात करूं
कैमरा एंगल, हाँ सही है, मेरा कैमरा हिल तो नहीं गया, सही है। हाँ तो जो स्केल अगर मेटल का बना है तो उसमें क्या होता है ना कि जब वो गर्मी का मौसम आएगा तो टेम्परेचर के हिसाब से वो गर्म होके फूल जाएगा, पर जब ठंडी का मौसम होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएगा। तो अगर हमने एक चीज़ को गर्मी के मौसम में चेक किया, उसका लेंथ आया 10 सेंटीमीटर, जब ठंडी के मौसम में शिफ्ट करेंगे तो तब तो उसका 12 आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट स्केल कर रहा है, पर ज़्यादा नंबर क्यों आ रहा है? ये कॉमन सेंस की बात है। देखिए, जब मेरे पास एक है उसका ओरिजिनल लेंथ है 9 सेंटीमीटर लेट से, तो जब मैं उसका लेंथ अगर 9 सेंटीमीटर है तो नॉर्मल सीजन में वो 9 सेंटीमीटर यूज़ करेगा। जब स्केल का लेंथ बढ़ गया तो वो 9 सेंटीमीटर शो करेगा या उससे कम शो करेगा? स्केल बढ़ गया ना तो ऑब्वियसली वो कम शो करेगा ना। तो जब ठंडी का मौसम आएगा, जब वो कॉन्टैक्ट करेगा तो 9 से ज़्यादा भी शो करेगा। इसीलिए स्केल बढ़ता है, लेकिन उसका जो मेजरमेंट है, जो एरर है, वो उसके उल्टा जाता है। तो जो ट्रू लेंथ होता है हमारा, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ प्लस डेल्टा एल ऑफ स्केल। जो स्केल में डिफरेंस आया होगा उसको ऐड करते हैं। सो और डेल्टा एल का स्केल का हमें पता है, डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए स्टील स्केल ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज यूज टू मेजर द लेंथ formed at 30 degree Celsius which comes out to be x. Find the length of the rod if है ये, if rod का जो अल्फा है दैट इज अल्फा s। तो will the rod measure, क्वेश्चन पहला वाला है, will the rod measure longer or shorter? जो रॉड है वो शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा? टेम्परेचर बढ़ा है तो जो वो मेज़र करेगा, जो बढ़ेगा तो खुद का उसका साइज इंक्रीज होगा, तो मेज़र क्या करेगा? कम करेगा, तो शॉर्टर। हाउ मच लॉन्ग और शॉर्ट में हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट, यानी कि जो एल है उसका पहले, इंटू अल्फा एस डेल्टा टी। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा एस दिया है हमें, अल्फा एस डेल्टा टी, सॉरी एक्स दिया है ना, एल की जगह पे एक्स लगा देंगे। अब पेंडुलम के बारे में बात करते हैं। पेंडुलम में क्या होता है? पेंडुलम का जो स्ट्रिंग होता है वो मेटल का होता है, फिर गर्मी होगा, फिर वो बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाने के बाद जब एल बढ़ जा रहा है तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ने के बाद क्या होगा? घंटा स्लो हो जाएगा, राइट। जब टाइम बढ़ता है, या उल्टा हो रहा है, देखिए, जब टाइम बढ़ता है डायरेक्ट रिलेशन है, पर टाइम के ऊपर अगर हम बात करें तो वो घट जाएगा, क्योंकि जब इसका टाइम का वैल्यू 2 से 3 सेकंड हो गया तो स्पीड क्या हुआ? घट गया ना। 2 सेकंड में जो होना चाहिए वो 3 सेकंड में होगा बोल रहा है वो, तो ऑब्वियसली वो स्लो हो गया। यहाँ थोड़ा कंडीशन डिफिकल्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं कि देखिए, ये टी का वैल्यू है, जब वो नहीं हुआ था तब एल बाई जी था, रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। जब टी एल बढ़ गया तो एल प्लस डेल्टा एल आ गया, डेल्टा एल बाई जी। तो अब क्या करेंगे हम? टी डैश बाई टी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 2 पाई जी कट गया सब, तो ये आ जाएगा टी बाई टी डैश इज इक्वल्स टू एल बाय एल प्लस डेल्टा एल। अब ये एल को कॉमन ले आए तो 1 बाय 1 प्लस डेल्टा एल आ गया, और इधर इसका हाफ कर दिए। अब हमें पता है कि अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है। ये इधर अल्फ़ा भी होगा, इधर भी अल्फ़ा होगा, हाँ। अल्फ़ा जो होता है वो बेसिकली बहुत 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 छोटा है, 1 से। तो इस केस में क्या करते हैं हम? ऊपर का पावर को यहाँ पे ले आते हैं, तो ये क्या होता है? टी डैश इज इक्वल्स टू टी इंटू 1 प्लस हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब वही जो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अब अगर हम इसके चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो देखिए, हमें पास ये तो मिल गया कि टी डैश इज इक्वल्स टू टी प्लस टी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो जब हम टी प्लस टी डैश की बात करें तो ये टी को इधर जब ले आऊँगा तो ये टी डैश माइनस टी बन जाएगा, यानी कि डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा डेल्टा टी, ये जो वैल्यू है दिस इज आवर डेल्टा टी। लॉस इन टी सेकंड्स की बात करें तो जो टी सेकंड में लॉस होगा, अगर 1 सेकंड में उसका लॉस इतना हो रहा है, डेल्टा टी बाई टी हो रहा है, टी सेकंड में कितना होगा? डेल्टा टी बाई टी इंटू टी। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन लिक्विड। जब इफेक्ट ऑफ डेंसिटी का मतलब ये होता है बेसिकली कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका डेंसिटी क्या हो रहा था? उसका जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ हो जाता था। तो अब डेंसिटी पे फ़र्क तो पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो डेंसिटी घट जाएगा। देखिए, जैसे डेल्टा टी टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो मास तो उतना ही है, मास तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसके पास एक गामा था,
इसका वॉल्यूम V से V प्लस डी हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारा पहला वाला था रो, और ये हमारा जो है गर्म होने के बाद वाला रो है। तो इसमें क्या हो रहा है V प्लस डी हो जा रहा है। तो यानी कि इसका डेंसिटी का वैल्यू घट जा रहा है। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रो डैश बाय रो इज इक्वल टू V बाय V प्लस डी वी। रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 1 बाय V भी कॉमन लिया है, उसको काट दिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस गामा डी, क्या यार कुछ भी, हाँ 1 बाय 1 प्लस डेल्टा टी। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा रो बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जो रो डैश का वैल्यू है नया रो का। तो इसका मतलब ये फिर से इसका जो वैल्यू है ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा टू द पावर -1, क्योंकि गामा बहुत छोटा छोटा होता है 1 से, तो फिर ये 1 आगे आ जाएगा, -1 इंटू हो जाएगा, और इसके साथ ये माइनस गामा डेल्टा टी बन जाएगा, इसके साथ ये इतना माइनस इतना गामा डी टी बन जाएगा, जो गामा डैश का वैल्यू है। फिर हम आ जाते हैं कैलोरीमेट्री पे। कैलोरीमेट्री मतलब स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हीट को स्टडी करता है। तो पहला जो है हमारे पास दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, इसको हम HHC भी बोलते हैं। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो वाटर का जैसे 4.2 होता है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ाने का, उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे कि 1 ग्राम वाटर को अगर मैंने ये 22 डिग्री सेल्सियस पे था, यहाँ 23 डिग्री पे कर दिया, तो मुझे कितना हीट लगेगा? स्पेसिफिक कैपेसिटी का वैल्यू है हमारे पास 4.2, तो जो 4.2 जूल हीट लगा दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो वैल्यू होता है वो बेसिकली C इज इक्वल्स टू थीटा बाय एम डेल्टा टी होता है, पर उसको लर्न नहीं करना है, लर्न ये करना है थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि हीट पूछता है हमें, हीट इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। अब क्वेश्चन आया हमारे पास कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। यही फॉर्मूला लगा देंगे, हीट कितना रिक्वायर्ड है, हीट इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम का वैल्यू दिया है हमें, कहाँ गया, 2 ग्राम, और ये है 4.2 हमें पता होता है, इंटू 30, क्योंकि 10 - 40 चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 252 जूल। बहुत ईजी था, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर बेसिकली इसको मेथड ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं। ये स्टेट ये करता है कि ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझाता है, ये कुछ और नहीं करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाता है। ये कहता है कि जब एक चीज़ ठंडा हो रहा है दूसरी चीज़ के प्रेजेंस में, तो वो दूसरा चीज़ गर्म होगा। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो, इसलिए इसको मेथड ऑफ मिक्सचर्स भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो देखिए, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अगर सी वाटर की बात करें तो ये हमें ऑलरेडी दे चुका है 4.2, और सी कॉपर जो है दैट इज 0.4। तो हम क्या करेंगे, पहले हीट बॉडी को अलग लिख देंगे, कोल्ड बॉडी को अलग लिख देंगे। हीट बॉडी को अलग लिखने के बाद हमें मिलेगा कि जो बेसिकली हमें गिवन था दैट इज मास इज इक्वल्स टू 10 ग्राम गिवन था, टी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस गिवन था, सी इज इक्वल्स टू 4.2 गिवन था, और यहाँ भी ये गिवन है कोल्ड बॉडी दैट इज कॉपर। तो अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर, हाँ क्या था, हमें फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बोला था। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के हिसाब से जो लॉस होगा इसके टेम्परेचर, जो हीट इससे लॉस होगा वही हीट इस पे जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों का डेल्टा टी है वो इक्वल होगा, जिस पॉइंट पे वो आएंगे वो इक्वल होगा। तो ये 80 डिग्री से कुछ थीटा पे आ जाएगा सोचिए, और ये 10 डिग्री से कुछ थीटा पे चला जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो चेंज है इसका कितना हो जाएगा, 80 माइनस थीटा, राइट। और ये कितना हो जाएगा, थीटा बड़ा है ना, तो थीटा -10 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे एम सी डेल्टा टी दोनों। तो ये 10 इंटू इसका जो सी है, सी का वैल्यू तो हमेशा सबके लिए इक्वल होता है वाटर के केस में, तो 4.2 और 80 माइनस थीटा ये कर देंगे, इसको जब सॉल्व कर देंगे आ जाएगा
एक बार टी का वैल्यू हम डाल दिए हैं 80 माइनस थीटा, और एक बार टी का वैल्यू डाल दिए हैं थीटा माइनस 10। थीटा माइनस 10 क्यों डाले? 10 इसलिए डाले क्योंकि वो पहले से 10 डिग्री सेल्सियस में था, उसका 0 से चेंज नहीं हो रहा है। और 0.4 इधर क्यों डाले? जस्ट बिकॉज इसका जो सी है वो हमें गिवन है 0.4। उसके बाद हम आते हैं हीट कैपेसिटी के ऊपर। हीट कैपेसिटी होता है बड़ा सी होता है, छोटा सी बड़ा सी इसमें घूमना नहीं है हमें। तो बड़ा सी जो होता है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज एम सी, एम इंटू यानी कि मास इंटू छोटा सी, यानी कि सी का क्या मतलब था, यहाँ था ना, कहाँ गया यार, हाँ छोड़ो जो भी है। तो सी का जो वैल्यू होता है वो स्पेसिफिक हीट होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं थर्मल कैपेसिटी जो है दैट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वो क्या था हमारे पास जो हमने पढ़ा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बेसिकली सी कहते हैं। तो ये जो था ये क्या कहता था कि 1 ग्राम के वाटर को जब हम करते हैं, 1 ग्राम के सब्सटेंस को, पर ये क्या कहता है, आजा भाई आजा, कहाँ गया तू, हाँ ये रहा। तो ये क्या कहता है कि टोटल मास, सोचिए इसका मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम को जब हम बढ़ाएंगे तो कितना एनर्जी लगेगा, कितना हीट लगेगा, दैट इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी। अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो सोचिए 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए 4.2 लग रहा था, 10 ग्राम को बढ़ाने के लिए कितना लगेगा, कॉमन सेंस के हिसाब से 10 ग्राम को बढ़ाएंगे तो जितना लग रहा था इंटू 10 कर देंगे, दैट्स इट। यही तो कहता है एम इंटू सी दैट इज़ 20। अगर 20 ग्राम का लिया, 10 ग्राम का लिया था मैंने, ये 10 ग्राम का था, तो ये 10 इंटू 4.2 दैट इज इक्वल्स टू 42। अगर 20 का लें तो ये 84 हो जाएगा जूल, बस खत्म। लेटेंट हीट के बाद, लेटेंट हीट छुपा रुस्तम है, ये छुपा रुस्तम की बात करते हैं, दैट इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है भाई, क्योंकि ये दिखता नहीं है, किसी को नहीं दिखता, और जो इनविजिबल होता है ना सबसे अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, सोचिए मैंने वाटर को 10 डिग्री से 15 डिग्री पे चेंज किया, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लगाएंगे जो हमारा था, जो फॉर्मूला था, क्या था हमारा फॉर्मूला, दैट इज क्या, हीट इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। पर अगर आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगर हम आइस 0 डिग्री को वाटर पे चेंज करें, वो भी 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री पे वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है, आइस भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों अपने स्टेट में रह सकते हैं। अगर सिर्फ हम उनके स्टेट को चेंज करें तो यहां हमारे पास आ जाएगा लेटेंट हीट, राइट। अब लेटेंट हीट जो है, इसका जो वैल्यू है दैट इज ml, मास इनटू लेटेंट हीट, आई मीन जो उसका कांस्टेंट होता है, L का वैल्यू एक्चुअली दिया होता है क्वेश्चन में, तो जो L है वो, तो ये करता क्या है, यहाँ किस चीज़ का हमें हीट चाहिए होता है, तो हीट बेसिकली इस चीज़ का चाहिए होता है कि जो आइस है वो सॉलिड इसलिए है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। लिक्विड के केस में उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो उतना स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं होता, तो हमें वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, राइट। हमें वो बॉन्ड को तोड़ना भी तो पड़ेगा, उसको जब सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो वो बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तभी तो वो लिक्विड में चेंज होगा। वो जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी उसके लिए चाहिए, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। जो हीट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हीट या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें उसको तोड़ने के लिए चाहिए, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। ये होता है टू चेंज द एनर्जी। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका जो मेन पर्पस है बॉन्ड तोड़ना, ये बॉन्ड तोड़ता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट वो होता है जब 1 ग्राम के पार्टिकल को मैं उसका स्टेट चेंज कर, जैसे 1 ग्राम आइस को मैं 1 ग्राम वाटर बना दूं, तो जो हीट चाहिए होगा दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक वैल्यू होता है बेसिकली 1 ग्राम। तो ये जो होता है ना, आइस से जब वाटर की तरफ जाता है दैट इज नोन एज मेल्टिंग, वाटर से जब आइस की तरफ आता है दैट इज नोन एज फ्यूजन, और इसको कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ऐसे ही जब वाटर को हम चेंज करेंगे वेपर पे, दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन इनका जो फॉर्मूला होगा वो ml तो आएगा हीट का। तो इसका जो होता है वो वेपोराइजेशन, ये होता है क्या गया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ
कंडेंसेशन, दैट्स इट। हाँ, अब वैल्यू की बात करते हैं। जो लेटेंट हीट है उसकी वैल्यू की बात करते हैं। जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है दैट इज बड़ा L लिखते हैं हम उसको, दैट इज इक्वल्स टू Q/m। तो Q जो होता है वो हीट होता है, हीट बाय मास ऑफ द बॉडी, और Q इज इक्वल्स टू हीट। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। तो जब हम Q की वैल्यू बाहर करेंगे, क्योंकि हमेशा हमें हीट का ही पूछता है, तो हम Q का वैल्यू जब निकालेंगे तो इज इक्वल्स टू ml आ जाएगा। मैंने कहा था आपको मास इंटू स्पेसिफिक, ये कहाँ गया हमारा, हाँ अरे स्पेसिफिक लेटेंट हीट, हाँ मास इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो ये जो हीट आता है यहाँ पे जो हमने लिखा था, कहाँ गया वो, कहाँ चले जाते हैं यार, हाँ तो यहाँ पे जो लिखा था ml हमने, ये क्या है, ये बेसिकली हीट है दैट इज ml। उसका जो हीट था, स्पेसिफिक हीट का जो हीट था दैट इज ml, सॉरी क्या था यार, mc डेल्टा टी, और इसका जो है ये है ml, राइट। ये दोनों को याद रखना है हमें, बहुत काम में आएगा। हाँ तो इसमें हमें ये मिल गया कि जो हीट चाहिए हो रहा है दैट इज ml मास इंटू लेटेंट हीट। तो आई मीन स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब होता है 1 ग्राम को चेंज करने में कितना चाहिए। तो जब इसकी बात करते हैं, सॉरी गलत जगह करते हैं, हाँ जब मास की बात करते हैं तो जितने मास का हमारे पास ऑब्जेक्ट है उतना इंटू हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट कर देते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर का जो फॉर्मूला था, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तब हमें क्या लगाना है, mc डेल्टा टी। और जब सिर्फ चेंज इन स्टेट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो देखिए टेम्परेचर का टर्म भी नहीं है इस फॉर्मूले में, दैट इज ml। तो जैसे कि हम इधर इसकी बात करें, देखिए इसमें भी ऑप्शंस था, यस ऑप्शंस है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, चेक कर लेते हैं एक बार। जब तक मैं चेक कर रहा हूँ आप लोग ट्राई करते रहिए, ट्राई कीजिए। ऑप्शंस नहीं है यार, ऑप्शंस नहीं है, सॉरी ऑप्शंस नहीं है, खुद निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस टू वाटर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। मास चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, पहले आइस है हमारे पास पहले क्या है, आइस है, उसको चेंज करना है कहीं पे। तो पहले हम 10 ग्राम ऑफ आइस जो कि -5 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको पहले हम आइस ही बनाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस का, इसके लिए हीट चाहिए होगा। फिर ये आइस को हम 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को वाटर बनाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस का, इसके लिए अलग हीट चाहिए। अब वाटर को फिर से हम बनाएंगे वाटर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए अलग सा हीट चाहिए। तो हमें यहाँ पे 3 हीट चाहिए, एक Q1, Q2, Q3। अगर मैं नेट Q की बात करूँ तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। जो हमारा Q1 है वो स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज होने का फॉर्मूला हमारे पास था mc डेल्टा टी, प्लस जो Q2 है वो स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ml प्लस mc डेल्टा टी। एक बार यहाँ C में जब हम थे, पहले वाले C में C1 का वैल्यू लिख देता हूँ, ये C2 का। तो जो C1 का वैल्यू है वो तब का वैल्यू है जब हमारे पास आइस ही था, आइस के अलावा कुछ नहीं है। देखिए ये जो Q1 है तब आइस से आइस पे कन्वर्ट हो रहा है, तो हम यहाँ जो है ये SHC ऑफ आइस ही लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लगाएंगे। यानी कि इसका जो मास है दैट इज 10 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दैट इज 2.1 हमें गिवन है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 5 ना, 5 प्लस ml, एल का तो वैल्यू कुछ नहीं, मतलब दिया होता है, और इसमें हमें देखना भी नहीं है कि वाटर का है क्या आइस का है, वो तो सेम ही होता है। तो ये जो है दैट इज 33 पॉइंट, मास कितना था, 10 था ना, इंटू 33.6 प्लस m2, सॉरी m2 क्यों, m तो चेंज ही नहीं होता, C2 का जो वैल्यू है 4.2, मास 10 इंटू 4.2, तो चेंज कितना है 20। बस इसको इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। दैट्स इट। आज के लिए इतना, कल हम आ जाएंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, इसको शेयर कीजिए। ओके बाय, टाटा।